नमस्कार, मैं रविश कुमार। आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी हर मैच कैसे जीत रही है? नतीजे आने के बाद अखबारों में इनकी रणनीतियों और रैलियों की खूब चर्चा है। ये कैसे उम्मीदवार लाते हैं, प्रचार करते हैं और रैलियां वगैरह करते हैं। इस जोड़ी को जीतने का जुनून है और इनके सामने की जोड़ियों को पहले टूटने और फिर बिखरने की बेचैनी। महाराष्ट्र और हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बताते बताते आज सूत्र भी थक गए। इस बीच शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने शिवसेना को प्रस्ताव दिया था कि आप सरकार बनाइए, हम साथ देंगे। पवार ने उस प्रतिभाशाली नेता का नाम नहीं बताया, मगर यह बयान बता रहा है कि शरद पवार बीजेपी को दिए अपने समर्थन को लेकर बचाव की मुद्रा में नहीं आने वाले हैं। इस बात के बावजूद कि केरल में वाम मोर्चा में शामिल उनकी पार्टी के 2 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने को नाकाबिले बर्दाश्त कहा है। कांग्रेस जरूर एनसीपी के बहाने बीजेपी से नैतिक सवाल कर रही है। कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने कहा है कि शरद पवार का अलग होना पहले से तय था। यह अमित शाह मॉडल पॉलिटिक्स है। गुजरात मॉडल के बाद अमित शाह मॉडल को लॉन्च कर दिया है कांग्रेस ने। शिवसेना की बैठक जरूर हुई, जिसके बारे में बताया गया कि बीजेपी पर कोई चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि शिवसेना के साथ बातचीत संभव है। प्रधानमंत्री के दिल में बाला साहब के प्रति सम्मान है। एनसीपी के साथ गठबंधन पर संसदीय दल की बैठक में चर्चा का कोई सवाल नहीं है। उद्धव ने कहा कि अगर बीजेपी सम्मानजनक प्रस्ताव लाएगी तो विचार करेंगे, वरना विपक्ष में बैठेंगे। अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट है कि बीजेपी अल्पमत सरकार निर्दलीयों के सहारे बनाने की तैयारी में जुट गई है। उधर मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह नितिन गडकरी बार बार खुद को दौर से अलग बता रहे हैं, शक होता है कि कहीं उनसे कहा तो नहीं गया है। हरियाणा में लगता है अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु और मनोहर लाल खट्टर, रामविलास शर्मा में से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। अब आते हैं आज के विषय पर। मोदी और शाह की जोड़ी की जीत ने विरोधी खेमे में टीम से लेकर कप्तान के बदलाव तक पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जब कुछ दल विदेशों से चुनाव जीतने के लिए कोच ले आए क्रिकेट की तरफ। क्या बीजेपी की जीत क्षेत्रीय दलों के लिए खतरे की घंटी है? क्या वाकई बीजेपी की जीत जाति से लेकर क्षेत्रीय अस्मिताओं के खात्मे का ऐलान है? मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत क्षेत्रीय दल मुक्त भारत भी हो जाएगा। जीत की इस रफ्तार से क्या मान लेना चाहिए कि राजनीतिक नक्शा भाजपा युक्त भारत में बदलने वाला है? अगले 2 सालों में 10 राज्यों के चुनाव में क्या कोई बीजेपी को हरा पाएगा? क्या बीजेपी को सिर्फ विरोधी दलों के बिखराव का लाभ मिल रहा है? अखबारों के विश्लेषण में मोदी की जीत की संभावनाओं को कोई असीम बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र के नतीजे से लगता है कि मोदी अपने शिखर को छू चुके हैं। उनकी चुनावी सभाओं को देखकर तो नहीं लगता कि जीतने की भूख में किसी प्रकार की कमी आई है। रविवार को अमित शाह ने कहा कि मोदी लहर सुनामी की तरह चल रही है। मोदी ही देश के निर्विवादित नेता हैं। मोदी राजनीति के नए धोनी लगते हैं। एक के बाद एक 3 विश्व कप तो जीते ही धोनी ने। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने 27 रैलियां की और वोट प्रतिशत भी 27.8 ले आए, जो हर लिहाज से बेहतरीन माना जाना चाहिए। पिछली विधानसभा में बीजेपी को 13.8% ही वोट मिले थे। मराठवाड़ा में मोदी ने 5, मुंबई और सटे इलाकों में 5, पश्चिम महाराष्ट्र में 7, विदर्भ में 4, उत्तर महाराष्ट्र में 3 और कोंकण में 2 रैलियां की। पश्चिम महाराष्ट्र में 7 रैलियां की। यहां पर 72 में से 24 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। यहां शिवसेना को 13, कांग्रेस को 10, एनसीपी को 19 सीटें मिली। बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, यहां फिर भी 24 सीटें कम नहीं होती, लेकिन यहां कांग्रेस एनसीपी को मिलाकर 29 सीटें होती हैं, जो बीजेपी से ज्यादा है। पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी के एनसीपी कांग्रेस के बागियों को टिकट दिया। बीजेपी ने स्वाभिमानी शेतकारी संगठन या राष्ट्र समाज पक्ष के साथ गठबंधन किया। इसके बावजूद मोदी उन कद्दावर नेताओं को नहीं हरा पाए जिनके इलाके में उन्होंने सीधे ललकारा था। मसलन बारामती में, जहां चाचा भतीजे के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया, अजित पवार अच्छे खासे मार्जिन से जीत गए। इतना ही नहीं, वो आसपास के इलाके में भी ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाए। एनसीपी के करीब 40% सीट इसी इलाके से आई है। महाराष्ट्र में 123 सीटें जीतना किसी भी नजरिए से कम नहीं है। 90 के बाद पहली बार किसी दल को 100 से ज्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन क्या यह जीत उत्तर प्रदेश की तरह धुआंधार है, जहां लोकसभा में बीजेपी ने बीएसपी को 0 पर पहुंचा दिया और खुद 80 में से 72 सीटें जीत ली? तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम हुआ, या लोकसभा के बाद मोदी का कुछ और हकीकतों से सामना हुआ है? मुंबई में बीजेपी पहले नंबर पर है, उसे शहर की 15 सीटें मिली हैं, लेकिन शिवसेना को भी 14, कांग्रेस को 5। मुंबई शहर में पहली बार आंध्र प्रदेश की पार्टी मुत्ताहिदा मजलिस मुस्लिमीन को 1 सीट मिल गई और मराठवाड़ा में उसने 1 सीट जीती है। राज्य में करीब 12-16 सीटें ऐसी थी जिसमें मुस्लिम वोट कांग्रेस से निकलकर दूसरे विकल्पों के पास गया।
या पूरी तरह बट गया। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। मुंबई शहर में कांग्रेस के सिर्फ 5 एमएलए चुने गए, जिनमें से 3 मुसलमान हैं। यहां पर एमआईएम का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन जहां जहां एमआईएम का उम्मीदवार था कांग्रेस हार गई, जैसे भायखला में। लेकिन हरियाणा की जीत क्या यह नहीं कहती है कि अभी किसी भी दल के पास मोदी की काट नहीं है। 4 से सीधा 47 और स्पष्ट बहुमत से सरकार। फिर भी विरोधी दल साफ नहीं हुए। लोकसभा की तरह यहां भी लोकसभा में 10 में से 7 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने उस आंधी को कमजोर नहीं पड़ने दिया। जीटी करनाल रोड की पार्टी कही जाती थी, लेकिन यहां 27 में से 22 सीटें बीजेपी ने जीती है। 21 सीटों का फायदा है। मध्य हरियाणा में 45 में से 16 बीजेपी को, दक्षिण हरियाणा में 18 में से 9 ही लेकिन यहां मिली है। फरीदाबाद में 6 में से 3 ही सीट पर बीजेपी जीत सकी। यहां प्रधानमंत्री की बड़ी रैली हुई थी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर साहब हैं, अपनी विधानसभा में बीजेपी को नहीं जिता सके। सुषमा की बहन हार गई। इस तरह के दुर्घटनाएं लोकसभा में भी हुई थी। बीजेपी ने 27 जाट उम्मीदवार उतारे, मगर जीते सिर्फ 6। हिसार और जिंद में आईएनएलडी का गढ़ बचा रह गया, उसे 20 सीटें मिली हैं। दलित वोट के लिए डेरा सच्चा सौदा के पास जाना, 2 दर्जन से अधिक जाट उम्मीदवारों को टिकट देना। क्या इसके बाद भी कहा जा सकता है कि बीजेपी की इस जीत में जातिगत समीकरणों का कोई रोल नहीं था? यह जीत जाति और क्षेत्रीय अस्मिताओं को ध्वस्त कर देती है या करती चली जा रही है? ऐसा क्यों है कि बीजेपी के सामने सारे विरोधी दल बदहवास नजर आ रहे हैं? क्या बीजेपी की जीत को सिर्फ राष्ट्रीय आकांक्षा के फ्रेम में देखा जा सकता है, जिसमें जाति धर्म की कोई भूमिका नहीं है? हम इन सब सवालों पर बात करेंगे प्राइम टाइम पर। हमारे साथ आर बालाशंकर जी हैं, संयोजक हैं बीजेपी बौद्धिक सेल के। सुधींद्र कुलकर्णी जी हैं, आप लेखक हैं। नीलांजन मुखोपाध्याय साहब हैं, पत्रकार लेखक। संजय कुमार निदेशक हैं सीएसडीएस में, आपका सर्वे रहता है। अभय कुमार दुबे हैं, राजनीतिक, आप भी सीएसडीएस से ही हैं। नीलांजन, सबसे पहले आपसे आपके पास ही आता हूं कि आज आपने इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की तरह सिंड्रोम के तहत मोदी से हर मैच में ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो शतक ही लगाए। ऐसा क्यों? ये शतक से क्या कम है जो आज की जो जीत है महाराष्ट्र और हरियाणा की? देखिए, शतक से इसलिए कम है क्योंकि मेजॉरिटी की तरफ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाई। एक्सपेक्टेशंस इस तरह से बनाई गई थी, काफ़ी कैंपेन के दौरान इस तरह से बनाया गया था कि जैसे बीजेपी पूरी तरह से महाराष्ट्र को स्वीप कर लेगी। जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे थे उससे थोड़ी सी और एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी। पत्रकार हैं हम लोग, तो इनफॉर्मली बहुत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इनफॉर्मली पत्रकारों को फ़ोन करके बोल रहे थे कि हम लोगों की 2/3 के करीब तक मेजॉरिटी जाने की उम्मीद है। तो जब इस तरह की कैंपेन, एक सस्टेन्ड, एक विस्पर कैंपेन होती है कि सब 11 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी टेलीविजन प्रोग्राम नहीं चलेगा, घर जाने की तैयारी करिएगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे कोई बहस थोड़ी ना होनी है। तो इस तरह की जब बातें जब सुनने को आती है और जब नतीजे देखने को आता है और जब लगता है कि लंबे समय तक 108, 112, 113 इस पे होवर करते, फाइनली जाके 122 पे लगता है। 20 का आंकड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत है भी। क्योंकि क्या मोदी ने ऐसा कोई पैमाना बना दिया कि जब तक वो विरोधी दल को इनिंग डिफीट से ना हराएं, देखिए मोदी जी उनकी जीत नहीं मानी जाएगी। 1 रन से भी जीत सकते हैं। मोदी जी की एक पर्सनालिटी है कि वो लिव लाइफ बिग साइज, ये उनकी एक इमेज है। हर चीज विद मैग्नानिमिटी, विद अ ह्यूज अमाउंट, बड़ा वाइड कैनवस में करना चाहते हैं। वाइड कैनवस की तो जीत है नहीं, ठीक है, मतलब जो बेसिक पॉलिटिकल पर्पस था अलायंस तोड़ने का वो हासिल कर लिया है कि बड़ा भाई बन के उभरना था अगर दोबारा से शिवसेना के साथ अलायंस करना है। लेकिन उसके आगे की जो पॉलिटिकल गोल था, जो कैंपेन के दौरान जो आर्टिकुलेट किया कि हमारी मेजॉरिटी होगी, वो नहीं कर पाए। और इसके पीछे मैं दोषी मोदी जी को कम मानता हूं, उनके जो कोई और वर्ड नहीं मिला कि जिसको बोलते हैं कि ड्रम बीटर्स, वो ज्यादा दोषी हैं। अच्छा, वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं और अल्टीमेटली जाके अगर तो मोदी जी भी तो एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं। मोदी जी तो बढ़ाते हैं। मोदी जी तो लग रहा है कि अगर वो 40 रैली कर देते तो शायद और ये 20 सीटें आ जाती अगर रैलियों के अनुपात में उनकी इस बीजेपी की कामयाबी को अगर देखा जाए। रैली तो एक रैली में 1% वोट, एक रैली में 1% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहा जा सकता।
वो जब तक लगता है कि मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अच्छा चल रहा है, तब तक अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल रियलिटी को समझना पड़ेगा। अभी भी हिंदुस्तान सिंगल इशू इलेक्शन नहीं है। अभी भी ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है, सिंगल इशू मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी इलेक्शन नहीं है? एक मोदी इलेक्शन नहीं है। अभी भी जो है हिंदुस्तान में जो हम लोग बोलते थे कि हिंदुस्तान के चुनाव जो है एग्रीगेट ऑफ सेवरल इलेक्शंस होते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव ये साबित करता है कि अभी भी लोकल इश्यूज, कास्ट फैक्टर्स अभी भी इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज, एक किसी विशेष से, व्यक्ति विशेष से वो सब समझ नहीं हो जाता। बालाशंकर जी, हम यहाँ समीक्षा कर रहे हैं, जैसे अखबारों में कई दिनों तक किसी भी चुनाव नतीजों की समीक्षा हो रही है, उसी संदर्भ में थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाई। जो नीलांजन ने कहा कि आपका लोकसभा के बाद एक ऐसा पैमाना बना दिया आपने, 0 से या 10 साल विपक्ष में रहने के बाद, कि अब ये देखा जा रहा है कि कोई एक सिंगल इशू इलेक्शन नहीं है। जैसे अगर मोदी का चेहरा लेकर गए तो वो बहुमत आपको प्राप्त नहीं हुआ उस तरह का। नहीं, मैं तो इसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने पूरे पॉलिटिक्स का व्याकरण बदल दिया है। अभी तक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चलता था उसके अंदर जातिवाद का बात होता था, प्रदेशवाद का, प्रांतवाद होता था, या तो हर प्रकार से भाषावाद होता था। ये सब चीजें जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जिसको समझ में है, पॉलिटिक्स जो करते हैं, उनको सबको जो है ना हस्त कर दिया, मतलब ध्वस्त कर दिया। ऐसा नया क्या वो कर रहे हैं जिससे आप कह रहे हैं कि व्याकरण बदल दिया है? व्याकरण इसलिए बदला है कि नरेंद्र मोदी भाषा बदल सकती है, व्याकरण कैसे बदल सकता है? व्याकरण भी उन्होंने बदला क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हमने दुनिया के किसी लिंग्विस्टिक में व्याकरण बहुत कम बदलते हैं। मतलब ठीक है, नहीं रहे, हम लोग भी न्यूज चैनल वाले लिख देते नहीं रहे। नहीं, हम तो इसलिए बोल रहे कि अभी तक सब लोग जाति के आधार पर, प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर वोट मांगते थे, या तो रिलीजन के आधार पर। नरेंद्र मोदी ने एक फार ऐसा कब किसने मांगा है? मतलब हाल फिलहाल में कि जाति के आधार पर ही हमको वोट दीजिए, या फिर हर पार्टी की बात मैं बता रहा हूँ, मगर नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषा इस्तेमाल किया, उन्होंने एक भारत की बात बोला, श्रेष्ठ भारत की बात बोला। तो जिस प्रकार के पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और उसके लिए देश को भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो है प्रांतों में इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उसका तो अच्छा फायदा भी हो रहा है। महाराष्ट्र में भी हमने ये देखा, शिवसेना ने जो है जाति की बात बोला, मराठा वर्सेस गुजराती की बात बोला, साउथ वर्सेस नॉर्थ की बात बोला, ठीक बात, नॉर्थ इंडियंस की बात बोला। सबके बावजूद भी आपने नहीं बोला ऐसा, हमने ऐसा नहीं बोला। लेकिन इन सब के बावजूद आपको नीलांजन कह रहे हैं कि एक भारत की बात बोला, श्रेष्ठ भारत की बात बोला। वही बात नीलांजन का कहना है कि हरियाणा में ये बात कहीं दूर तक दिखती भी है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, देश को शिवसेना समाप्त नहीं हुई। जैसे आपने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कई दलों को विलुप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। नहीं, मगर आप देखिए 90 के बाद कभी भी कोई भी पार्टी को 100 के ऊपर सीट नहीं मिला है, नहीं मिला। बीजेपी कभी ने आधा से ज्यादा। छोटी सी एक बड़ी पिक्यूलियर विडंबना है कि हरियाणा की जीत को मोदी जी की जीत के तौर पे पार्टी में दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कल दिन भर चैनल में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आते रहे, वो एक चीज पे दोहराते रहे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मेजोरिटी के थोड़े से कम दूर रह गए, कम पड़ गए हम लोग, वो इसलिए पड़े कि हमारा नेटवर्क नहीं था, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। दो बातें, हरियाणा में भी वही सिचुएशन है, और दूसर से क्या संघ का पूरा नेटवर्क नहीं है महाराष्ट्र में? मेरे ख्याल से हरियाणा में भी संघ ने काफी अच्छा मेहनत किया। मैं तो महाराष्ट्र की बात करूं, देखिए हरियाणा नहीं हो सकता कभी भी जो है सेकंड पार्टी के नाते दो पैरामीटर के आगे कभी उन्होंने बढ़ा ही नहीं है जी। तो एक साल पहले भी जो है जो मेरे ख्याल से मानना चाहिए कि जितनी सक्सेसफुल मोदी जी का जो पर्सनल इमेज जो है हरियाणा में मोदी जी का विक्ट्री हुआ, उतना महाराष्ट्र में आपको लगता है कि क्या ये कहने का वक्त है? कई लोगों ने इस पे डाउट रेज किया कि अब वो लहर नहीं है, सुनामी नहीं है, लेकिन अमित शाह ने कल काफी बलपूर्वक कहा कि वो सुनामी चल रही है और उसमें अच्छे उसकी आंधी में उड़ गए हैं। रविश, इन चुनाव के नतीजों को हम सिर्फ सीटों के नंबर से देखते हैं। अगर वोटों के प्रतिशत को देखें हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी, और उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई आंधी या कोई सुनामी मोदी की चल रही थी। इस बात के बावजूद कि बहुत सफाई से सरकार बना रही है। महाराष्ट्र में देखिए 27% वोट है, उन्होंने सारी सीटों पे चुनाव लड़ा, और हरियाणा में देखिए 33% वोट है, 1/3 वोट से भी थोड़े से पीछे रह रहे हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा दोनों राज्यों में इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष बटा हुआ था। जो इनके एंटी बीजेपी वोट था वो 4 खेमों में बट रहा है, और जिसके कारण बीजेपी इतनी सीटें जीत पाई है।
और हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल ये बड़ी जीत नहीं है। 35% वोट भी आप पार नहीं कर पा रहे। हरियाणा में भी सिर्फ 33% वोट है। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं मानता कि कोई बड़ी लहर थी मोदी की और कोई ऐसा लेकिन लोकसभा इस बात के बावजूद कि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी का वजूद कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं था। महाराष्ट्र में इस बात के पिछले 15 सालों में 40-45 सीटें थीं। आप कहते हैं कि लहर नहीं थी। 45 से आप 123 पे पहुंच जाएं, ये बिना किसी लहर से कैसे हो सकता है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव जीता और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई। लेकिन इसमें कोई, मैं कहूंगा कि बहुत एक पॉजिटिव वोट बीजेपी के लिए और बिल्कुल आशा की बीजेपी ही आके सब कुछ बदल देगी, इसमें नेगेटिव कांग्रेस के खिलाफ जो एक जैसी बनी हुई है पूरे देश में मानसिकता, एंटी कांग्रेस, उसका ज्यादा हाथ है बनिस्बत इस बात का कि बीजेपी के लिए कोई एक पॉजिटिव लहर हरियाणा में या महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में है। अगर ऐसा होता तो उनकी वोटों का प्रतिशत और ऊपर जाना चाहिए था। ये बिल्कुल एंटी कांग्रेस वोट जो उनके खेमे में अपने आप झोले में जाके गिर रहा है। क्या अभय जी, सुदीन जी, मैं आ रहा हूं। जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश को ही पैमाना माने, क्योंकि वो पिछले लोकसभा में बड़ी कामयाबी का उदाहरण है बीजेपी के लिए, इस बात के बावजूद कि कई राज्यों में वो 100% सीटें जीत गई थी, वहां जो विरोधी जो सेकुलर दल के रूप में चिन्हित करती है बीजेपी, उसका बिखराव था। क्या महाराष्ट्र में वो वहां तक उस लहर को या सुनामी को अंतिम परिणति में इसलिए नहीं बदल पाई कि उसके सगोत्रीय दलों में बिखराव था? बीजेपी, शिवसेना या मन से ये अलग अलग लड़ रहे थे। देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव तो बिखराव की चरम सीमा थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले दिनों, पिछले कई चुनावों, पिछले 25-30 साल में इतना ज़्यादा बिखर के किसी भी राज्य में चुनाव हुए हों जितना महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी की जीत पर डाल रहे हैं, जो डालना भी चाहिए क्योंकि उनकी जीत असाधारण जीती है। हाँ, उपलब्धि बहुत ऐसी उपलब्धि है, इसको किसी भी किस्म के आंकड़ागत विश्लेषण के जरिए हम उसकी चमक बंद नहीं कर सकते और हमें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरी शक्तियां चुनाव लड़ी, उनका प्रदर्शन क्या रहा, जरा इसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए, तब हम पूरे परिणाम की ठीक समीक्षा कर पाएंगे। आप शिवसेना को देखिए, शिवसेना की आत्मछवि इस वक्त क्या है? शिवसेना की आत्मछवि एक पराजित और कोने में खड़े हुए उपेक्षित दल की नहीं है, भले ही दूसरे लोग उसे ऐसा इस बात के बावजूद कि वो संदेश दे रही है कि बीजेपी आए। शिवसेना ने अपनी सीटें 19 से ज्यादा, करीब 19 सीटें शिवसेना ने अपनी बढ़ाई हैं। शिवसेना ने अभी जो परिस्थिति, पर वो 150 का लक्ष्य नहीं पा सकी। नहीं, वो तो ठीक है, लक्ष्य तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं प्राप्त कर सकी। वो 2/3 बहुमत की बात अभी नीलंजन बता रहे थे कि वो कर रहे थे, लेकिन वो लक्ष्य तो कोई भी महाराष्ट्र में नहीं प्राप्त कर सका अपना। तो केवल शिवसेना के ऊपर ही ठीकरा क्यों फोड़ा जाए? शिवसेना ने परिस्थितियों को देखते हुए बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा है। और जब वो ये कहते हैं कि हम शेर की तरह लड़े और इतनी हमारे खिलाफ इतनी ताकतें लगी हुई थी, तो हमने इतनी मेहनत से हम यहां तक पहुंचे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज जो शिवसेना कह रही है कि हम नहीं आएंगे मिलने के लिए, वो मिलने के लिए आए और 95 का फार्मूला लाए वगैरह, ये सब जो बातें हो रही हैं वो उसकी उसी आत्मछवि को दिखाती हैं जो उसकी रीढ़ में थोड़ी सी ताकत पैदा करती है। वरना उसको झुक जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के सामने। कम से कम इस क्षण तक, इस घंटे तक तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने के बल नहीं गिरी है। तो मैं ये कह रहा हूं, अब आप देखिए, भाजपा ने शिवसेना के साथ अपना गठजोड़ तोड़ दिया। उस गठजोड़ तोड़ने का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को पानी मिल गया, तिनके का सहारा मिल गया। वरना इनकी सीटें 10-10, 12-12, 15-15 से ऊपर नहीं जाती। मिलके लड़ती तो अगर शिवसेना और भाजपा मिलके लड़ती तो 2/3 से ज्यादा उनको बहुमत मिलता निश्चित रूप से। और इनकी सीटें 10-10, इतनी ज्यादा नाराजगी थी इस सरकार के खिलाफ, 10-10, 12-12 सीटें इनकी रह जाती। तो जो महाराष्ट्र में खेल हुआ है राजनीति का, अभी का नहीं, पिछले 2-3 महीने से जो खेल चल रहा था, इसमें हर व्यक्ति, हर पार्टी मोर्चा तोड़ने पर आमादा थी। उन मोर्चों को तोड़ने पर आमादा थी जो कि 10-10, 12-12, 25-25 साल से चल रहे थे। इस खेल का अध्ययन किया जाना चाहिए। यह एक बहुत ही रहस्यपूर्ण राजनीति है। बहुत से पत्रकार दावा करते हैं, उन्हें यह रहस्य पता है कि साहब पृथ्वीराज चौहान को ये एजेंडा देके भेजा गया था कि आप तोड़ दीजिए जाकर, या भाजपा पहले से तय करके बैठी थी कि हम शेर से तोड़ देंगे। ये पत्रकार लोग जो अपनी जासूसी के जरिए बातें बताते हैं, मुझे इनकी किसी बात पे यकीन नहीं होता। ये क्यों हुआ?
महाराष्ट्र में इतने ज्यादा गठजोड़ क्यों तोड़े गए, ये बाकायदा शोध का विषय है और इसके ऊपर एक समाज वैज्ञानिक शोध होनी चाहिए। एक खास तरह की राजनीति खेली गई है वहां पे, जिसका रहस्य अभी हमें ठीक से नहीं पता। कोई पार्टी हारने के लिए, कम से कम बीजेपी तो हारने के लिए नहीं खेलेगी ये राजनीति, क्योंकि वो चाहती थी कि एक छत्र विस्तार जो नहीं हुआ उसका। राजनीति में लोग सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं उसके अंदाजे के साथ। यहां पे पार्टियां सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी महाराष्ट्र में, पार्टियां अपनी भविष्य की भारतीय जनता पार्टी अपने भविष्य की राजनीति को सुदृढ़ करने के लिए लड़ रही थी। ठीक है, इस पर आप देखिए ना, सबके निश्चित रूप से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस तो सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी, वरना जैसे ही भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा, इन दोनों पार्टियों को स्वाभाविक रूप से और ताकत से एक दूसरे से मिल जाना चाहिए था। ठीक है, और मिलकर चुनाव लड़ती तो 100 से ज्यादा सीटें प्राप्त कर लेती, 125 सीटें भी प्राप्त कर सुरेंद्र, दो सवाल आपसे, एक तो आज आपका लेख था उसके संदर्भ में पूछूंगा, लेकिन पहले राउंड में जो ये सवाल आ रहा है कि क्या इसे लहर कहा जाए, क्योंकि अब ये बात सही है कि मोदी ही अब राजनीतिक पैमाना है कि मोदी ने जितना पाया उससे ज़्यादा मिला या मोदी ने जितना पाया था उससे कम मिला। तो अब इस राजनीतिक पैमाने को जो आज के वर्तमान में मौजूद है उसको हम अचानक से नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। एक इस पे आपने लिखा कि हरियाणा के संदर्भ में ही कि ये एक ऐसी आकांक्षा का जनादेश है जिसमें जाति या किसी तरह की आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जब आप डेरा सच्चा सौदा के सामने 44 विधायकों का परेड कराते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगने जाते हैं, 27 या 25 जाटों को आप टिकट देते हैं और दलित मतदाताओं के लिए आप एक साधु सन्यासी के पास, संत के पास आप जाते हैं, चुनाव लड़ते समय तो आप इन सब के खिलाफ तो खड़े नहीं होते, लेकिन जब जीत जाते हैं तो अचानक आप कैसे बताते हैं कि ये सारी अस्मिताएं विलीन हो गई। जैसे 2007 में जब बसपा यूपी में जीती थी संपूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से, तो सबने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में जात पात खत्म हो गया, बीएसपी को हर वर्ग ने समर्थन दे दिया, तो अब सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई। कहीं हम जीत की भावुकता में इन सब बदलावों को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट, अतिरेक के साथ प्रदर्शित तो नहीं कर रहे हैं? रवीश जी, मैंने मेरे लेख में ऐसा नहीं कहा है कि इन अस्मिताओं का बिल्कुल ये समाप्त हो गई है। मैंने कहा है कि जाति का प्रभाव कम हुआ है हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी। मैंने ये नहीं कहा कि जाति का भी प्रभाव कुछ है ही कैसे नहीं। मान लिया जाए? लेकिन ठीक है, आपने स्पष्टीकरण दिया, पर हम कैसे मान लें कि कम हुआ? पंकजा मुंडे संघर्ष यात्रा निकालती हैं ओबीसी वोट को संगठित करने के लिए, डेरा सच्चा सौदा के पास आप जाते हैं, सारे उम्मीदवार आप जातिगत तरीके से देते हैं, लोकसभा में भी आप रामविलास पासवान किस विकास के एजेंडे में आते हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा किस विकास के, वो तो जात के एजेंडे में आते हैं जिसका नाम विकास है। रवीश जी इस चुनाव में मुसलमानों को छोड़कर हिंदू समाज के लगभग सभी घटकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ठीक है, हाँ। यानी यहाँ जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, यहाँ मराठा एक बहुत बड़ी जाति है जो दशकों से या तो कांग्रेस या एनसीपी के साथ रही है। अच्छा। अब बीजेपी को इतनी सीटें जो मिली है, ये मराठा वोट, इसमें से कुछ मराठा वोट बीजेपी को नहीं मिलती तो इतनी शानदार एक प्रदर्शन बीजेपी का नहीं होता। यहाँ दलितों की वोट यहाँ मिली है बीजेपी को, ओबीसी की वोट मिली है। तो मेरा कहना यह है कि जाति, यानी इससे पहले बीजेपी को केवल एक ब्राह्मणों की पार्टी, बनियों की पार्टी, इस प्रकार से इसकी एक इमेज थी, वो बिल्कुल बदल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाति का प्रभाव बिल्कुल लुप्त हो चुका है, लेकिन मैं इस बात से शुरू करूंगा कि क्या लहर थी? मोदी जी की लहर तो कुछ हद तक थी, लेकिन इसे सुनामी कहना यह अतिशयोक्ति होगी। और यह भी कहना जो आपने कहा ना कि हर मैच जीत रही है ये जोड़ी, हर मैच तो कितनी, केवल 3 मैच तो हुई हैं, एक बड़ा मैच हुआ और 2 छोटे मैच हुए हैं। तो इसके आगे जो इलेक्शंस होंगी वहां बीजेपी का प्रदर्शन क्या होगा
उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अभी भी मोदी जी का लहर है या जी, नहीं। लेकिन जब मैं लोकसभा के समझता हूं- नतीजे आए थे तब कहा गया कि अब देखते हैं कि जो राज्यों के चुनाव आएंगे मतलब ठीक है, ये अच्छी बात है, बीजेपी खुश होगी कि उसके लिए आप बार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप उम्मीदवार गठबंधन, जो छोटे दलों के गठबंधन हैं, उन सबको आप जातिगत समीकरणों के हिसाब से फिट करें तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। जब वोट मिलता है तो अचानक हम कैसे मान लें कि इसमें जाति की कोई भूमिका नहीं थी? नहीं, देखिए, जाति का समीकरण तो हर पार्टी कर रही है, बीजेपी ने भी किया। मेरा कहना इतना ही है कि सभी जातियों का वोट बीजेपी को इस बार हरियाणा में भी मिला है और महाराष्ट्र में भी मिला है। मैं एक बात से बालाशंकर जी से असहमत हूं कि उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत में एक बहुत बड़ा मुसलमानों का भी हिस्सा है और बीजेपी के इस चुनावी स्ट्रैटेजी में या नतीजों में मुसलमान कहीं भी नहीं दिख रहे थे। उन्होंने एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया, ना शिवसेना ने दिया। तो अब जो सरकार बन रही है वो एक भारत या एक महाराष्ट्र का चित्र वहां दिखता नहीं है, वह खंडित भारत और खंडित महाराष्ट्र का चित्र दिखता है। यह नेशनल इंटीग्रेशन के लिए या लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है।